अगर आपको लगता है कि दुनिया के सारे रहस्य जमीन पर ही छिपे हैं, तो यह सोच अधूरी है, क्योंकि समुद्र और महासागर अपनी गहराइयों में ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जिन्हें देखकर आज भी विज्ञान हैरान रह जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे समुद्र के नीचे मिली ऐसी ही चौंकाने वाली खोजों के बारे में, जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। नंबर 1, ब्राइनिकल्स। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे उतरती मौत की उंगलियां। अंटार्कटिका की मोटी बर्फ की परत के नीचे होने वाली सबसे रहस्यमयी और भयावह प्राकृतिक घटनाओं में से एक को ब्राइनिकल कहा जाता है, जिसे आइस फिंगर ऑफ डेथ यानी मौत की बर्फीली उंगलियां भी कहा जाता है। यह अनोखी घटना पहली बार 1960 के दशक की शुरुआत में वैज्ञानिकों द्वारा वर्णित की गई थी, लेकिन इसे असली रूप में दुनिया ने 2011 में तब देखा जब इसे फ्रोजन प्लैनेट डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के दौरान कैमरे में कैद किया गया। बाहर से देखने पर ब्राइनिकल्स बिल्कुल बर्फ से लटकती लंबी छड़ या बर्फ की स्टैलेक्टाइट्स जैसी लगती हैं, जो बर्फ की मोटी परत से निकलकर सीधे समुद्र की गहराई की ओर बढ़ती हैं। लेकिन असल में ये ठोस नहीं बल्कि खोखली नलिकाएं होती हैं, जिनकी दीवारें बर्फ से बनी होती हैं। शुरुआत में ये बहुत नाजुक और छोटी होती है, लेकिन समय के साथ मजबूत होती चली जाती हैं और कुछ ब्राइनिकल्स कई दसियों मीटर तक लंबी हो जाती हैं, यहां तक कि समुद्र की सतह तक पहुंचकर वहां फैलने लगती हैं। ब्राइनिकल्स बनने की प्रक्रिया अपने आप में बेहद जटिल और रहस्यमयी है, क्योंकि समुद्री बर्फ मीठे पानी की बर्फ की तरह नहीं जमती। जब समुद्र की सतह पर बर्फ बनती है तो उसका नमक बाहर निकल जाता है, जिससे बर्फ के नीचे का पानी और ज्यादा खारा और भारी हो जाता है। इस अत्यधिक खारे पानी का जमाव बिंदु कम हो जाता है और इसकी अधिक घनता के कारण यह धीरे धीरे नीचे की ओर डूबने लगता है। यही बेहद ठंडा, घना और अत्यधिक खारा पानी एक पतली धारा के रूप में नीचे उतरता है और अपने चारों ओर मौजूद सामान्य समुद्री पानी को जमाता हुआ एक बर्फीली नली बना देता है, जिसके भीतर नमकीन घोल बहता रहता है। इस घोल के बहाव की समानता या असमानता के आधार पर ब्राइनिकल कभी बिल्कुल सीधी बनती है तो कभी टेढ़ी मेढ़ी और घुमावदार। देखने में यह दृश्य बेहद सुंदर और लगभग जादुई लगता है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। जैसे जैसे ब्राइनिकल नीचे की ओर बढ़ती हैं और समुद्र तल पर फैलती हैं, वे अपने रास्ते में आने वाले सभी जीवों को जमा देती हैं। इनमें फंसने वाले समुद्री जीव धीरे धीरे ठंड से मर जाते हैं। इसी वजह से इन्हें मौत की उंगलियां कहा जाता है। यह प्रकृति का ऐसा रहस्य है जो दिखने में शांत और सुंदर है, लेकिन भीतर ही भीतर विनाश और मृत्यु को अपने साथ लेकर चलता है। नंबर 2, व्हेल्स की नींद। जागते हुए सोने वाले महासागर के दानव। क्या आपने कभी सोचा है कि व्हेल जैसे विशाल जीव आखिर सोते कैसे हैं? इन समुद्री दानवों की नींद इंसानों के लिए बेहद हैरान करने वाली होती है। ज्यादातर व्हेल्स सोते समय सीधी खड़ी अवस्था में रहती हैं और उस समय वे समुद्र में डूबे हुए विशाल स्तंभों जैसी दिखाई देती हैं। इसका कारण यह है कि व्हेल्स की सांस लेने की प्रक्रिया इंसानों की तरह अपने आप नहीं होती, बल्कि यह एक सचेत प्रक्रिया होती है। अगर इंसान सो जाए तो उसकी सांस चलती रहती है, लेकिन अगर व्हेल पूरी तरह सो जाए तो वह सांस लेना भूल सकती है और मर भी सकती है। इसी वजह से व्हेल्स कभी पूरी तरह नहीं सोती। जब वे आराम करती हैं तो उनके दिमाग का केवल एक हिस्सा ही सोता है, जबकि दूसरा हिस्सा पूरी तरह सक्रिय रहता है और सांस लेने को नियंत्रित करता है। सोने से पहले व्हेल्स आमतौर पर कम गहराई वाले पानी में चली जाती हैं और सतह के करीब रहती हैं। उनके शरीर में मौजूद हल्की चर्बी और सीधी स्थिति के कारण वे पानी में ऐसे तैरती रहती हैं जैसे हवा में लटकी हों। जैसे ही वे धीरे धीरे गहराई में डूबने लगती हैं, वे अपनी पूंछ से पानी को जोर से थपथपाती हैं और फिर से ऊपर की ओर उठ जाती हैं ताकि हवा ले सके। हवा लेने के बाद वे फिर धीरे धीरे नीचे की ओर जाती हैं और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। दिलचस्प बात यह है कि व्हेल्स 3 महीने तक बिना पूरी नींद के रह सकती हैं, लेकिन बाकी जीवों की तरह उन्हें भी आराम की जरूरत होती है।
और पानी के नीचे सोने का यह अनोखा तरीका उन्हें जीवित रहने के साथ साथ ऊर्जा वापस पाने में मदद करता है। नंबर 3, लॉमोन लाइट हाउस, जहां इंसान और समुद्र आमने सामने खड़े होते हैं। लाइट हाउस कीपर का काम 24 घंटे लाइट हाउस के संचालन को सुनिश्चित करना और किसी भी खराबी की मरम्मत करना होता है। इस पेशे में काम करने वाले लोगों को लंबे समय तक अकेले रहने और प्रकृति की अनियंत्रित ताकतों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। कई लाइट हाउस बेहद खतरनाक जगहों पर स्थित होते हैं और उन्हीं में से एक है फ्रांस के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ब्रिटनी में स्थित लॉमोन लाइट हाउस। ब्रिटनी अपने भीषण तूफानों के लिए जाना जाता है, जहां समुद्र में असाधारण रूप से ऊंची लहरें उठती हैं। 21 दिसंबर 1989 को लॉमोन लाइट हाउस एक भयानक तूफान की चपेट में आ गया। उस दिन फोटोग्राफर जां गुइशार एक हेलीकॉप्टर से लाइट हाउस के ऊपर उड़ान भर रहे थे ताकि विशाल लहरों की तस्वीरें ली जा सकें। लाइट हाउस कीपर थियोडोर मालोरन ने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी और उसे बचाव दल समझ लिया। उन्हें लगा कि उन्हें वहां से निकाला जा रहा है, इसलिए वे लाइट हाउस से बाहर निकल आए। ठीक उसी पल लगभग 30 मीटर ऊंची एक विशाल लहर ने पूरे लाइट हाउस को घेर लिया। किस्मत से मालोरन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और वापस अंदर भागकर दरवाजा बंद कर लिया। यह पूरा दृश्य फोटोग्राफर के कैमरे में कैद हो गया। ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि लाइट हाउस कीपर का काम कितना खतरनाक हो सकता है। 20वीं सदी के मध्य से कई लाइट हाउस स्वचालित कर दिए गए और अब उन्हें दूर से नियंत्रित किया जाता है। इस वजह से लाइट हाउस कीपर का पेशा धीरे धीरे कम होता गया, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। नंबर 4, मैनाटीज, डरावना भ्रम पैदा करने वाले मासूम समुद्री जीव। इस वीडियो के लेखक उस समय बहुत डर गए थे जब उनकी नाव के चारों ओर अचानक पानी के जोरदार छींटे दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के नीचे कोई भयानक जीव मौजूद हो जो किसी भी पल बाहर निकलकर हमला कर देगा। उस पल यह दृश्य किसी समुद्री राक्षस की मौजूदगी जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। पानी के नीचे छिपे हुए डरावने जीव असल में बेहद शांत और मासूम मैनाटीज थे। अपनी अजीब हरकतों के जरिए वे नाव को अपने इलाके से दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह नाव उनके लिए खतरा बन सकती है। मैनाटीज बड़े आकार के जलीय स्तनधारी जीव होते हैं। इनके शरीर की औसत लंबाई लगभग 3 मीटर होती है और इनका वजन लगभग 550 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। ये पूरी तरह शाकाहारी होते हैं और इनका मुख्य भोजन पानी में उगने वाली वनस्पतियां होती हैं। मैनाटीज आमतौर पर उथले पानी में दलदली तटीय इलाकों में पाए जाते हैं। ये उत्तर, मध्य और दक्षिण अमेरिका के तटों के साथ साथ कैरेबियन सागर के कुछ हिस्सों में भी रहते हैं। स्वभाव से ये जानवर बेहद शांत और अहिंसक होते हैं और कभी भी इंसानों पर हमला नहीं करते, बल्कि इसके उलट मैनाटीज अक्सर गोताखोरों के साथ घुल मिल जाते हैं और उनसे किसी तरह का डर नहीं दिखाते। लेकिन जब उन्हें किसी संभावित खतरे का आभास होता है तो वे अपनी रक्षा के लिए पानी को अपने फिन और पूंछ से जोर जोर से मारने लगते हैं, जिससे चारों ओर बड़े बड़े छींटे उठते हैं। बाहर से देखने पर यह नजारा बेहद डरावना लगता है, जबकि असल में यह सिर्फ उनका आत्मरक्षा का तरीका होता है। नंबर 5, चूक लैगून, समुद्र के नीचे छिपा द्वितीय विश्व युद्ध का कब्रिस्तान। प्रशांत महासागर के पानी में माइक्रोनेशिया क्षेत्र के पास स्थित चूक लैगून गोताखोरों के बीच एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमय जगह मानी जाती है। समुद्र की सतह से लगभग 15 मीटर की गहराई में यहां डूबे हुए समुद्री और हवाई वाहनों का एक विशाल कब्रिस्तान मौजूद है, जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाता है। इस पानी के नीचे मौजूद संग्रह में जापान के युद्धपोत, हवाई जहाज और व्यापारी जहाज शामिल हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहां डूब गए थे।
उस दौर में चूक लैगून जापानी शाही नौसेना का एक प्रमुख सैन्य अड्डा था, जहां 1000 से ज्यादा जहाज तैनात रहते थे और आसपास लगभग 5 हवाई पट्टियां मौजूद थीं। यह इलाका जापानी सेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहीं से वे आसपास के द्वीपों में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों को समर्थन देते थे। फरवरी 1944 में अमेरिकी सेना ने इस अड्डे पर जबरदस्त हमला किया, जिसमें जापानी बेड़े को लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया गया। इसके कुछ ही महीनों बाद अप्रैल में जापान ने लगभग 100 हवाई जहाज चूक भेजने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी सेना ने उन सभी पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद यह सैन्य अड्डा पूरी तरह निष्क्रिय हो गया और बचे हुए जहाजों व विमानों को समुद्र में डुबो दिया गया। 1960 के दशक में जैक कूस्टो की टीम ने इस डूबे हुए कब्रिस्तान की खोज की। नीले पानी की सुंदरता, रंग बिरंगे कोरल, समुद्री जीवों की विविधता और उनके बीच पड़े जंग लगे जहाजों ने सभी को गहरे तक प्रभावित किया। तभी से चूक लैगून दुनिया भर के गोताखोरों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और आज भी यह जगह समुद्र की गहराइयों में छिपे इतिहास की एक खामोश गवाही देती है। नंबर 6, अजोर्स अंडर वाटर पिरामिड, अटलांटिस की ओर इशारा करता रहस्य। 2021 में अजोर्स द्वीपों के तट के पास एक नाविक डियोसिसानो सिल्वा ने पूरी तरह संयोग से एक चौंकाने वाली खोज की। वह मछली पकड़ने के लिए एक अच्छी जगह तलाश रहे थे और इसके लिए उन्होंने एक स्कैनर का इस्तेमाल किया। इसी दौरान उन्हें समुद्र के नीचे एक अजीब संरचना दिखाई दी, जो किसी पिरामिड जैसी लग रही थी। सिल्वा ने तुरंत इस खोज की जानकारी पुर्तगाल के वैज्ञानिकों को दी। इसके बाद उस स्थान पर शोध कार्य शुरू किया गया। जांच के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि यह पिरामिड नुमा संरचना लगभग 60 मीटर ऊंची है और इसके आधार का क्षेत्रफल लगभग 8 वर्ग मीटर है। पिरामिड की सतह के विश्लेषण से यह भी पता चला कि यह संरचना 10,000 साल से ज्यादा समय से पानी के नीचे मौजूद है। यह जानकारी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों दोनों के लिए बेहद हैरान करने वाली थी। कुछ शोधकर्ताओं ने तो इसे अटलांटिस के वास्तविक अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण तक मान लिया। उनके अनुसार इसी कालखंड के आसपास वह पौराणिक द्वीप भी समुद्र में डूबा बताया जाता है, जिसका उल्लेख प्राचीन कथाओं में मिलता है। हालांकि यह खोज अभी और गहन अध्ययन की मांग करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आगे की रिसर्च से शायद यह साफ हो पाए कि यह संरचना वास्तव में क्या है। संभव है कि आने वाले समय में यह साबित हो जाए कि अटलांटिस केवल प्लेटो की कल्पना नहीं थी, बल्कि किसी समय वास्तव में अस्तित्व में थी। नंबर 7, गोल्डन एग, समुद्र की गहराइयों में मिला रहस्यमय सुनहरा गोला। अगस्त 2023 के अंत में शोधकर्ताओं ने प्रशांत महासागर की गहराई में एक अजीब और चौंकाने वाली खोज की। समुद्र तल पर उन्हें एक सुनहरे रंग का गोलाकार ढांचा मिला, जो बिल्कुल किसी अंडे जैसा दिखता था। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए पूरी तरह हैरान करने वाली थी, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और वे इसकी प्रकृति को समझ नहीं पाए। यह सुनहरा अंडा लगभग 3 किलोमीटर की गहराई में पाया गया था और यह एक चट्टानी सतह से एक ओर से जुड़ा हुआ था। इसके एक हिस्से में एक छोटा सा छेद भी मौजूद था, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि या तो किसी अज्ञात जीव ने इससे जन्म लिया होगा या फिर कोई जीव इसके भीतर प्रवेश करता होगा। वैज्ञानिकों ने इस चमकदार वस्तु का नमूना लेने का फैसला किया। इतनी अधिक गहराई होने के कारण यह काम विशेष अंडरवाटर रोबोट्स की मदद से किया गया। आधुनिक शोध उपकरण न केवल समुद्र की गहराइयों में उतर सकते हैं, बल्कि इन रहस्यमय वस्तुओं के गुणों को भी महसूस कर सकते हैं। एक मैनिपुलेटर रोबोट की मदद से यह पता चला कि सुनहरा अंडा छूने में चिकना था और इसकी सतह इंसानी त्वचा जैसी महसूस हो रही थी। दूर से जांच के बाद रोबोट ने इस अंडे को चट्टान से अलग किया और समुद्र की सतह तक उठा लिया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि वैज्ञानिकों के हाथ में आने के बाद भी वे निश्चित रूप से यह नहीं बता सके कि यह वस्तु आखिर थी क्या।
कुछ का मानना है कि यह किसी अज्ञात समुद्री जीव का अंडे का खोल हो सकता है, जबकि अन्य इसे स्पंज की किसी नई प्रजाति से जोड़कर देख रहे हैं। यह खोज बहुत हाल ही की है और इसके लिए और गहन अध्ययन की जरूरत है। संभव है कि आने वाले समय में वैज्ञानिक किसी नई समुद्री प्रजाति की खोज करें, या फिर यह सुनहरा अंडा समुद्र की गहराइयों का एक और अनसुलझा रहस्य बनकर रह जाए। नंबर 8, समुद्र में बिजली, खुले पानी में मौत की चमक। इस वीडियो का लेखक उस समय बेहद किस्मत वाला था जब वह एक यॉट पर सवार था और अचानक मौसम बिगड़ गया। देखते ही देखते तूफान शुरू हो गया और उसी पल बिजली समुद्र के पानी पर उससे बस कुछ ही दर्जन मीटर की दूरी पर आ गिरी। जरा सोचिए उस व्यक्ति पर क्या गुजरी होगी, क्योंकि अगली बिजली की चमक सीधे उसकी नाव पर भी गिर सकती थी। बिजली एक बेहद अल्पकालिक लेकिन शक्तिशाली मौसमी घटना है जो हमारे ग्रह के अलग अलग हिस्सों में हर सेकंड लगभग 100 बार घटित होती है। स्वाभाविक रूप से इंसान इसकी चमक और प्रहार से डरता है, और डरना लाजमी भी है क्योंकि एक बिजली के प्रहार में वोल्टेज करोड़ों से लेकर अरबों वोल्ट तक हो सकता है। जमीन पर होने पर हम किसी इमारत में शरण ले सकते हैं, लेकिन समुद्र या महासागर के बीच इंसान प्रकृति की ताकतों के सामने बिल्कुल अकेला रह जाता है। समुद्र और महासागरों में तूफान ठंडी और गर्म हवा के आपसी टकराव से पैदा होते हैं। जब ठंडी वायुमंडलीय हवाएं गर्म हवा से मिलती हैं, तो संवहन प्रक्रियाएं तेज हो जाती हैं और शक्तिशाली बिजली बनने लगती है। इसके अलावा समुद्र की सतह पर मौजूद नमक का आयनीकरण भी इन क्षेत्रों में बिजली गिरने की संभावना को बढ़ाता है। वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि सामान्य तौर पर जमीन पर बिजली समुद्र की तुलना में ज्यादा गिरती है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि जहाजों के आने जाने वाले मार्गों पर बिजली गिरने की घटनाएं कई गुना बढ़ गई हैं। इसका कारण संभवतः जहाजों के इंजन से निकलने वाले सूक्ष्म एरोसोल कण हैं, जो वातावरण में बदलाव पैदा करते हैं। आज के समय में लगभग सभी आधुनिक जहाज बिजली से बचाव के लिए लाइटनिंग कंडक्टर से लैस होते हैं और उन्हें ठीक से ग्राउंड किया जाता है। इसके बावजूद समुद्र में यात्रा करने वालों को तूफान के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि खुले पानी में बिजली प्रकृति के सबसे खतरनाक रूपों में से एक है। नंबर 9, समुद्र के रहस्यमय पैटर्न, पफर फिश की कला और अटलांटिक के अनजान छेद। 1995 में जापान के अमामी ओशिमा द्वीप के पास समुद्र की तलहटी पर गोताखोरों ने अजीब और पूरी तरह गोल आकृतियां देखी। यह खोज उस समय सनसनी बन गई क्योंकि ये पैटर्न बेहद सटीक और समान दूरी पर बने हुए थे। लंबे समय तक वैज्ञानिक ये समझ नहीं पाए कि इन्हें किसने बनाया है। कुछ लोगों ने तो यहां तक अनुमान लगा लिया कि ये निशान किसी बाहरी सभ्यता द्वारा छोड़े गए हो सकते हैं। कई सालों की खोज और अध्ययन के बाद सच्चाई सामने आई। पता चला कि इन अद्भुत आकृतियों के कलाकार किसी इंसान या एलियन नहीं, बल्कि पफर फिश की एक विशेष प्रजाति है। इस प्रजाति के नर मछली प्रजनन काल के दौरान समुद्र की रेत को अपने पंखों और पूंछ से बार बार थपथपाकर यह जटिल गोलाकार संरचना बनाते हैं। यह संरचना मादा को आकर्षित करने के लिए बनाई जाती है और इसी में अंडे दिए जाते हैं। 2022 में वैज्ञानिक एक बार फिर हैरान रह गए, लेकिन इस बार जगह थी अटलांटिक महासागर की गहराई। एक अंडर वाटर रोबोट की मदद से समुद्र तल का अध्ययन करते समय लगभग 2.5 किलोमीटर की गहराई पर सीधी कतार में बने अजीब छेद पाए गए। इन छेदों के पास रेत के छोटे छोटे ढेर भी मौजूद थे, जो किसी तरह की खुदाई की ओर इशारा कर रहे थे। इसी तरह के पैटर्न एक और जगह पर भी मिले, जहां गहराई लगभग 1.6 किलोमीटर थी। वैज्ञानिकों ने विशेष तकनीक की मदद से इन छेदों के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। इसके बाद इन रहस्यमय बिलों के आसपास किसी जीव के निशान ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। फिलहाल वैज्ञानिक यह नहीं जान पाए हैं कि इन छेदों को कौन बनाता है।
उनका अनुमान है कि यह किसी ऐसी समुद्री केंचुए की नई प्रजाति हो सकती है जिसके बारे में अब तक विज्ञान को कोई जानकारी नहीं है। समुद्र की गहराइयों में बने ये पैटर्न आज भी एक अनसुलझा रहस्य बने हुए हैं। नंबर 10, समुद्र में खोया नाविक, 2 दिन मौत के साथ संघर्ष। 27 नवंबर 2020 को 62 वर्षीय नाविक स्टुअर्ट बी कैलिफोर्निया के पोर्ट कैनावेरल से समुद्र की ओर रवाना हुआ। अगले ही दिन एक डॉक कर्मचारी ने उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान दिया और तुरंत कोस्ट गार्ड को सूचना दी। इसके बाद एक सैन्य परिवहन विमान को खोज अभियान के लिए भेजा गया और आसपास से गुजरने वाले सभी जहाजों को लापता नाविक के बारे में सूचित किया गया। अगले पूरे दिन तक स्टुअर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। आखिरकार 29 नवंबर को वह तट से लगभग 138 किलोमीटर दूर दिखाई दिया। उस समय उसकी यॉट पलटी हुई थी और वह किसी तरह उसे पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। स्टुअर्ट को 2 दिनों तक बिल्कुल अकेले समुद्र में रहना पड़ा और वह लगातार मदद की उम्मीद लगाए रहा। सौभाग्य से बचाव दल उसे खोजने में सफल रहा। समाचार चैनलों के अनुसार उसकी हालत ठीक थी। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसकी यॉट किस वजह से पलटी थी। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि समुद्र में एक छोटी सी चूक भी इंसान को मौत के बेहद करीब पहुंचा सकती है। नंबर 11, द्वारका, समुद्र में डूबी कृष्ण की प्राचीन राजधानी। कृष्ण की प्राचीन राजधानी द्वारका को लंबे समय तक केवल एक किंवदंती माना जाता रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह शहर कृष्ण के आदेश पर सिर्फ एक ही रात में बनाया गया था और इसे देवताओं का वास्तविक निवास कहा जाता था। कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड से 33 करोड़ देवताओं ने इसके निर्माण में भाग लिया था। द्वारका के निवासी मौसम को नियंत्रित कर सकते थे, समृद्धि में रहते थे, बीमार नहीं पड़ते थे और उन्हें मृत्यु का भय नहीं था। इस नगर में सुंदर उद्यान, भव्य बाग और ऊंचे महल थे जो सोने और रत्नों से सजे हुए थे। लेकिन इस वैभवशाली नगरी का अंत बेहद दुखद बताया जाता है। कृष्ण के इस संसार को छोड़ने के केवल 1 सप्ताह बाद समुद्र में भयंकर लहरें उठीं और पूरा शहर समुद्र की गहराइयों में समा गया। सदियों तक इस कथा को एक कल्पना या परी कथा जैसा ही माना जाता रहा और द्वारका को भारतीय अटलांटिस कहा जाने लगा। 1979 में सौराष्ट्र प्रायद्वीप के पास समुद्री शोध के दौरान वैज्ञानिकों को मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले जिनकी उम्र लगभग 4000 साल आंकी गई। इसके कुछ समय बाद कच्छ की खाड़ी में लगभग 36 मीटर की गहराई पर पुरातत्वविदों को एक विशाल डूबा हुआ शहर मिला। यहाँ पत्थर की इमारतें, एक बड़ा बंदरगाह और कई प्राचीन वस्तुएं खोजी गईं। जांच से पता चला कि ये अवशेष लगभग 1500 ईसा पूर्व के हैं। आगे के शोध में यह भी संकेत मिले कि यह नगर लगभग 10,000 साल पहले तक फल फूल रहा था। इस खोज ने वैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों दोनों को हैरान कर दिया। अब यह साफ होने लगा कि द्वारका सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि कभी वास्तव में अस्तित्व में रहने वाला एक समृद्ध नगर था जो आज समुद्र की गहराइयों में इतिहास की खामोश गवाही दे रहा है। नंबर 12, क्वीन एन्स रिवेंज, ब्लैकबियर्ड का रहस्यमय जहाज। एडवेंचर फिल्म श्रृंखला पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के रिलीज होने के बाद ब्लैकबियर्ड का जहाज क्वीन एन्स रिवेंज उन लोगों के बीच भी मशहूर हो गया जो समुद्री डाकुओं के इतिहास से दूर थे। फिल्म में दिखाए गए कई जहाज काल्पनिक थे, लेकिन क्वीन एन्स रिवेंज वास्तव में अस्तित्व में था। यह जहाज कुख्यात समुद्री डाकू एडवर्ड टीच का प्रमुख जहाज था, जिसे दुनिया ब्लैकबियर्ड के नाम से जानती है। ब्लैकबियर्ड एक अंग्रेज समुद्री डाकू था जिसने 1703 से 1718 के बीच लगभग 15 वर्षों तक जहाजों पर बेरहमी से हमले किए। क्वीन एन्स रिवेंज का निर्माण 1710 में हुआ था। 3 साल बाद इसे स्पेनिश बेड़े ने खरीद लिया और इसका नाम कॉन्कर रखा गया। इस जहाज में 3 मस्तूल थे,
इसकी लंबाई लगभग 36 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और भार लगभग 300 टन था। उस समय यह जहाज 26 तोपों से लैस था। 1717 में ब्लैकबियर्ड के नेतृत्व में समुद्री डाकुओं ने इस जहाज पर कब्जा कर लिया। एडवर्ड टीच को यह जहाज इतना पसंद आया कि उसने इसे अपना प्रमुख जहाज बना लिया और इसका नाम बदलकर क्वीन एन्स रिवेंज रख दिया। बाद में ब्लैकबियर्ड ने इसमें 14 और तोपें जोड़ दी, जिससे यह और भी घातक बन गया। अगले 1 साल तक ब्लैकबियर्ड ने इसी जहाज की मदद से कई सफल हमले किए, लेकिन 1718 में यह जहाज नॉर्थ कैरोलिना के तट के पास उथले पानी में फंस गया और बाद में डूब गया। यह आज भी एक रहस्य है कि ब्लैकबियर्ड ने जानबूझकर अपने जहाज को डुबोया या यह एक दुर्घटना थी। 1996 में ब्यूफोर्ट क्षेत्र के पास समुद्र में लंगर के टुकड़े और एक पुराने जहाज के अवशेष मिले। लंबे शोध के बाद यह साबित हुआ कि ये अवशेष ब्लैकबियर्ड के प्रसिद्ध जहाज क्वीन एन्स रिवेंज के ही थे। यह खोज समुद्री डाकुओं के इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक मानी जाती है। नंबर 13, सैटर्न 5 इंजन, चांद तक पहुंचाने वाली ताकत के अवशेष समुद्र की गहराई में। 2012 में अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने घोषणा की कि उनकी टीम ने सैटर्न 5 रॉकेट के पहले चरण में लगे F1 इंजनों के अवशेष खोज निकाले हैं। ये अवशेष अटलांटिक महासागर में लगभग 4.5 किलोमीटर की गहराई पर पाए गए थे। 1 साल बाद इन इंजनों को समुद्र तल से बाहर निकाला गया। सैटर्न 5 रॉकेट का इस्तेमाल मानव को चांद तक पहुंचाने वाले अभियानों में किया गया था। इसी रॉकेट की मदद से 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 अंतरिक्ष यान चांद पर उतरा था, जिसका नेतृत्व नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था और उनके साथ एडविन बज एल्ड्रिन भी थे। 3 चरणों वाला सैटर्न 5 रॉकेट लगभग 140 टन भार को पृथ्वी की कक्षा में ले जाने में सक्षम था और इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेटों में गिना जाता है। इसके पहले चरण में 5 F1 इंजन लगे थे, जो उस समय के सबसे ताकतवर तरल ईंधन रॉकेट इंजन माने जाते थे। दूसरे चरण में 5 J2 इंजन थे और तीसरे चरण में एक J2 इंजन लगाया गया था। पहला चरण लगभग 2.5 मिनट तक काम करता था और अपोलो 11 को लगभग 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले गया। अपना कार्य पूरा करने के बाद F1 इंजन अलग होकर अटलांटिक महासागर में गिर गए। वहीं ये इंजन 44 वर्षों तक समुद्र की गहराइयों में पड़े रहे, जब तक कि बेजोस की टीम ने उन्हें बाहर निकालकर दुनिया के सामने इस ऐतिहासिक खोज को उजागर नहीं किया। नंबर 14, बॉबिट वर्म, रेत के नीचे छिपा घातक शिकारी। बॉबिट वर्म ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाकों में पाया जाने वाला एक बेहद अनोखा और डरावना जीव है। इसका शरीर इंद्रधनुषी सुनहरे काइटिन से ढका होता है और उस पर बेहद संवेदनशील रोए मौजूद रहते हैं। देखने में यह जितना चमकदार और आकर्षक लगता है, असल में उतना ही खतरनाक शिकारी है। ये कीड़े आमतौर पर 2 से 3 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। अपने विशाल आकार को छिपाने के लिए बॉबिट वर्म अपना ज्यादातर शरीर समुद्र की रेत के भीतर दबाकर रखते हैं। शिकार के समय केवल उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा रेत से बाहर दिखाई देता है, जहां उनके स्पर्शक और जबड़े मौजूद होते हैं, जो मुंह और आंखों की तरह काम करते हैं। जैसे ही कोई मछली इनके पास से गुजरती है, बॉबिट वर्म बिजली की रफ्तार से हमला करता है। इसके जबड़े इतने तेज और मजबूत होते हैं कि यह अक्सर अपने शिकार के शरीर को बीच से ही काट देता है। यह हमला इतना तेज होता है कि शिकार को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। अधिकतर बॉबिट वर्म छोटी मछलियों का शिकार करते हैं, लेकिन कई बार ये अपने से बड़े शिकार पर भी हमला कर देते हैं। ऐसे मामलों में वे शिकार को काटने के बजाय उसके शरीर में अपने जबड़े गड़ा देते हैं और एक जहरीला पदार्थ छोड़ते हैं, जिससे शिकार कुछ ही समय में मर जाता है। हालांकि इनका शिकार करने का तरीका बेहद हिंसक होता है, फिर भी बॉबिट वर्म इंसानों पर हमला नहीं करते। इसलिए समुद्र में तैरते समय इन्हें लेकर डरने की जरूरत नहीं होती।
यह जीव समुद्री दुनिया के उन रहस्यमय शिकारियों में से है जो ज्यादातर समय नजर से छिपे रहते हैं और अचानक मौत बनकर सामने आते हैं। नंबर 15, मैरी सेलेस्ट, 19वीं सदी का रहस्यमय भूत जहाज। मैरी सेलेस्ट 19वीं सदी का एक प्रसिद्ध भूत जहाज है जिसकी कहानी जितनी दुखद है उतनी ही रहस्यमय भी है, क्योंकि इसके पूरे चालक दल का आज तक कोई पता नहीं चल पाया। इस पाल वाले जहाज का निर्माण 1860 में नोवा स्कोटिया में किया गया था और उस समय इसका नाम अमेजन रखा गया था। यह जहाज आकार में काफी बड़ा था, जिसकी लंबाई लगभग 30 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और भार लगभग 198 टन था। अपनी पहली ही यात्रा के दौरान इस जहाज के सहमालिक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनकी मौत जहाज पर ही हो गई। इसके बाद की यात्राओं में भी अमेजन को लगातार दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। एक बार यह जहाज एक चट्टान से टकरा गया, फिर एक भीषण तूफान में फंस गया और बाद में एक दूसरे जहाज से टकरा गया। इन लगातार हादसों से परेशान होकर मालिकों ने अंततः इसे बेचने का फैसला कर लिया। इसके बाद जहाज को खरीदा गया, इसकी मरम्मत और कुछ बदलाव किए गए और इसका नाम बदलकर मैरी सेलेस्ट रख दिया गया। 7 नवंबर 1872 को यह जहाज एक बार फिर समुद्र की यात्रा पर निकला। इस बार इसकी कमान अनुभवी कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स के हाथों में थी। जहाज पर न्यूयॉर्क से इटली के जेनोआ शहर तक 1700 बैरल एथेनॉल ले जाने की जिम्मेदारी थी। इस यात्रा पर जहाज में कुल 10 लोग सवार थे, जिनमें 8 चालक दल के सदस्य और 2 यात्री शामिल थे, जिनमें कप्तान ब्रिग्स की पत्नी और उनकी छोटी बेटी भी मौजूद थीं। लेकिन यह जहाज कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा। लगभग 1 महीने बाद इसे अजोर्स द्वीपों से 400 मील पूर्व समुद्र में भटकते हुए पाया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जहाज पर एक भी इंसान मौजूद नहीं था। जहाज पूरी तरह सुरक्षित था, उसमें किसी तरह की क्षति नहीं थी और चालक दल व यात्रियों का सारा सामान अपनी जगह पर मौजूद था। केवल लाइफबोट और नेविगेशन उपकरण गायब थे। इससे अंदाजा लगाया गया कि लोग जल्दबाजी में जहाज छोड़कर चले गए होंगे। दुर्भाग्य से मैरी सेलेस्ट पर सवार सभी 10 लोगों का क्या हुआ, यह रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया है। नंबर 16, योनागुनी मॉन्यूमेंट, प्राकृतिक संरचना या डूबी हुई प्राचीन सभ्यता। योनागुनी मॉन्यूमेंट को जापान के सबसे रहस्यमय समुद्री ढांचों में गिना जाता है। इसकी खोज 1986 में जापान के गोताखोर अराताके ने योनागुनी द्वीप के पास समुद्र में गोताखोरी करते समय की थी। अराताके के अनुसार जब उन्होंने पहली बार समुद्र के नीचे इन विशाल पत्थरों को देखा तो उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि यह एक असाधारण खोज है। यह संरचना किसी बहुस्तरीय पिरामिड जैसी दिखाई देती थी और बिल्कुल भी सामान्य भूवैज्ञानिक बनावट जैसी नहीं लग रही थी। सबसे पहले गोताखोर की नजर इनकी पूरी तरह समतल और आयताकार छतों तथा सीढ़ीनुमा किनारों पर पड़ी। इस खोज की खबर तेजी से वैज्ञानिकों और इतिहासकारों तक पहुंची और इस रहस्यमय ढांचे को योनागुनी मॉन्यूमेंट नाम दिया गया। इसकी उत्पत्ति को लेकर बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि यह किसी प्राचीन और अज्ञात सभ्यता द्वारा बनाया गया मेगालिथिक ढांचा है, जबकि अन्य वैज्ञानिकों ने इसे प्राकृतिक रूप से बनी चट्टानी संरचना बताया। इस मॉन्यूमेंट पर सबसे विस्तृत शोध समुद्री भूविज्ञान और भूकंप विज्ञान के विशेषज्ञ प्रोफेसर मासाकी किमुरा ने किया। अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने ऐसे पत्थर खोजे जिन पर अजीब तरह की नक्काशी मौजूद थी, साथ ही कुछ आदिम पत्थर के औजार भी मिले। किमुरा का मानना है कि योनागुनी मॉन्यूमेंट मानव निर्मित है और यह किसी विशाल प्राचीन शहर का हिस्सा रहा होगा जो बाद में समुद्र में डूब गया। हालांकि कई वैज्ञानिक किमुरा के दावों को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि ऐसी आकृतियां प्राकृतिक कटाव और भूगर्भीय गतिविधियों के कारण भी बन सकती हैं। इसके बावजूद योनागुनी द्वीप पर इससे पहले भी किसी अज्ञात सभ्यता के पिरामिड नुमा अवशेष मिलने की बात सामने आ चुकी है, जिससे इस रहस्य को और बल मिलता है। आज तक वैज्ञानिक किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं,
इसी वजह से आधिकारिक रूप से योनागुनी मॉन्यूमेंट को एक रहस्यमय भूवैज्ञानिक संरचना माना जाता है। यह ढांचा आज भी समुद्र की गहराइयों में पड़ा हुआ इंसानी इतिहास और प्रकृति के बीच की सीमा पर सवाल खड़े करता रहता है। नंबर 17, बाल्टिक एनोमली, समुद्र की गहराइयों में मिला अज्ञात ढांचा। 2010 में स्वीडन की ट्रेजर हंटिंग कंपनी ओशन एक्स ने बाल्टिक सागर में लगभग 87 मीटर की गहराई पर एक असामान्य आकार की वस्तु खोजी। सोनार से ली गई तस्वीरों में यह वस्तु किसी एलियन अंतरिक्ष यान जैसी दिखाई दे रही थी। इसके बाद उसी स्वीडिश टीम के गोताखोर तुरंत उस स्थान पर उतरे ताकि जमा हुई गाद को हटाकर इस रहस्यमय वस्तु को और करीब से देखा जा सके। गोताखोरों के अनुसार इस वस्तु के पास पहुंचते ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद करने लगे, जिससे जांच करना बेहद मुश्किल हो गया। जैसे ही इस खोज की जानकारी सामने आई, यह खबर दुनिया भर के मीडिया चैनलों में फैल गई और इस अज्ञात वस्तु को बाल्टिक एनोमली नाम दिया गया। इस खोज के बाद तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। कुछ लोगों ने इसे डूबा हुआ यूएफओ बताया, तो कुछ ने दावा किया कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय की कोई गुप्त सैन्य तकनीक हो सकती है। वैज्ञानिकों का एक वर्ग इसे प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचना मान रहा था, लेकिन इस सिद्धांत पर सवाल इसलिए उठे क्योंकि इस वस्तु का आकार पूरी तरह गोल था और इसकी सतह पर अजीब तरह की समान दूरी वाली गड्ढेनुमा आकृतियां मौजूद थीं। ओशन एक्स टीम ने अपनी जांच जारी रखने का फैसला किया और बाल्टिक एनोमली से नमूने एकत्र किए। प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण के बाद विशेषज्ञों ने इस संभावना को खारिज कर दिया कि यह कोई सामान्य चट्टानी संरचना है। टीम के भूवैज्ञानिक स्टीव वीनर के अनुसार इन नमूनों में ऐसे अज्ञात धातु पाए गए जो पहले कभी धरती पर दर्ज नहीं किए गए थे। इन नतीजों के बाद भी इस वस्तु की असली प्रकृति को लेकर कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इसी वजह से बाल्टिक एनोमली आज भी पृथ्वी पर पाए गए सबसे रहस्यमय समुद्री ढांचों में से एक मानी जाती है। नंबर 18, अंडर वाटर रिवर्स, समुद्र के भीतर बहती रहस्यमय नदियां। अंडर वाटर रिवर शब्द सुनकर किसी को भी हैरानी हो सकती है, क्योंकि पानी के भीतर पानी की नदी की कल्पना करना आसान नहीं है। लेकिन हमारे ग्रह पर ऐसे अजूबे वास्तव में मौजूद हैं और यह कोई एक अकेली घटना नहीं है। दुनिया को पहली बार अंडर वाटर नदियों के बारे में तब पता चला जब गोताखोरों के एक समूह ने मैक्सिको के समुद्र में ऐसी ही एक नदी की खोज की। इस नदी को सेनोते एंजेलिटा नाम दिया गया। सेनोते एंजेलिटा दूसरी अंडर वाटर नदियों से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसी कारण यह आसपास के समुद्री पानी से साफ तौर पर अलग दिखाई देती है और देखने में बिल्कुल जमीन पर बहने वाली नदी जैसी लगती है। 2010 में वैज्ञानिकों ने एक और अंडर वाटर नदी की खोज की, लेकिन इस बार जगह थी ब्लैक सी। हैरानी की बात यह थी कि इस नदी में सतह पर बहने वाली नदियों जैसे सभी तत्व मौजूद थे, जैसे किनारे, बाढ़ का मैदान और यहां तक कि तेज बहाव वाले हिस्से। यह अंडर वाटर नदी काफी विशाल थी, जिसकी लंबाई लगभग 60 किलोमीटर और चौड़ाई 1 किलोमीटर तक थी। अंडर वाटर नदियां एक अनोखी प्राकृतिक घटना है जो समुद्र के भीतर होने वाली भूगर्भीय प्रक्रियाओं के कारण बनती हैं। आमतौर पर ये नदियां यहाँ किसी भूमिगत स्रोत से निकलती हैं जो धीरे धीरे समुद्र तल में अपना रास्ता बना लेता है। इसके अलावा इन नदियों के पानी की घनता और नमक की मात्रा आसपास के समुद्री पानी से अलग होती है, जिससे वे स्पष्ट रूप से अलग नजर आती हैं। इन अंडर वाटर नदियों का अपना अलग पारिस्थितिक तंत्र भी होता है। इनमें मछलियों, घोंघों और क्रस्टेशियन की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। इन नदियों की खोज से वैज्ञानिकों को समुद्र और महासागरों की संरचना को समझने में काफी मदद मिली है। ये नदियां न केवल देखने में अद्भुत हैं, बल्कि हमारे ग्रह की जलवायु प्रक्रियाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नंबर 19, जॉम्बी वर्म्स, ओसिडैक्स, समुद्र के सफाई कर्मी जो हड्डियां खाते हैं।
जॉम्बी वर्म्स या ओसेडैक्स को समुद्र का सफाई कर्मी कहा जाता है और इसके पीछे एक बेहद अजीब वजह है। इन कीड़ों की खोज 2002 में कैलिफोर्निया के तट के पास की गई थी। आगे के अध्ययन से पता चला कि ये बेहद प्राचीन जीव हैं जो डायनासोर के समय से अस्तित्व में हैं और आज तक जीवित बचे हुए हैं। ये कीड़े मरी हुई मछलियों और समुद्री स्तनधारियों की हड्डियों पर निर्भर रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि इनके पास न तो मुंह होता है और न ही कोई पाचन तंत्र। इनके शरीर की लंबाई केवल 2 से 40 मिलीमीटर के बीच होती है, फिर भी ये कठोर हड्डियों को खा जाते हैं। यह प्रक्रिया कैसे होती है, इसका जवाब भी उतना ही रहस्यमय है। ओसेडैक्स एक विशेष प्रकार का अम्ल छोड़ते हैं जो हड्डियों को घोल देता है और उनमें मौजूद कोलेजन को बाहर निकाल देता है। इनके शरीर के भीतर रहने वाले बैक्टीरिया इस कोलेजन को अवशोषित और पचाने में मदद करते हैं। इसी अनोखे तरीके से ये जॉम्बी वर्म्स समुद्र तल पर पड़ी हड्डियों को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। यही कारण है कि समुद्र में मरे हुए बड़े जीवों की हड्डियां लंबे समय तक दिखाई नहीं देती। इस तरह जॉम्बी वर्म्स समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक अहम भूमिका निभाते हैं। ये जीव चाहे देखने में छोटे और अजीब हों, लेकिन समुद्र की गहराइयों को साफ रखने में इनका योगदान बेहद बड़ा है। नंबर 20, सिल्फ्रा फिशर, 2 महाद्वीपों के बीच मौजूद अद्भुत दरार। दुनिया भर के अनुभवी गोताखोरों के बीच सिल्फ्रा फिशर को सबसे पसंदीदा डाइविंग स्थलों में गिना जाता है और इसके पीछे एक बेहद खास वजह है। यह दरार आइसलैंड के थिंगवेलियर नेशनल पार्क में स्थित थिंगवल्ला वाटन झील के भीतर मौजूद है। सिल्फ्रा फिशर का निर्माण यूरेशियन और नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच हुए भूगर्भीय खिसकाव के कारण हुआ था, जो 1789 में आए शक्तिशाली भूकंपों के बाद और स्पष्ट हो गया। इस स्थान की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ गोताखोर एक साथ 2 महाद्वीपों को छू सकते हैं। झील के एक संकरे हिस्से में खड़े होकर गोताखोर अपने एक हाथ से यूरेशिया और दूसरे हाथ से उत्तरी अमेरिका को छूने में सक्षम होते हैं और दुनिया में यह अनुभव केवल यहीं संभव है। सिल्फ्रा फिशर का पानी असाधारण रूप से साफ और पारदर्शी है। इसकी अधिकतम गहराई लगभग 63 मीटर है और पानी के भीतर दृश्यता लगभग 100 मीटर तक पहुंच जाती है। इसका मतलब यह है कि गोताखोर गहराई में उतरते हुए भी नीचे का तल साफ साफ देख सकते हैं। इतनी ज्यादा दृश्यता के कारण कई गोताखोरों को अपनी गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। इस पानी की अद्भुत स्पष्टता का रहस्य इसकी प्राकृतिक छानने की प्रक्रिया में छिपा है। सिल्फ्रा फिशर में पानी पास के एक ग्लेशियर से पिघल कर आता है, जो लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। यह पानी पहाड़ों से नीचे उतरते हुए सख्त लावा की परतों के बीच मौजूद दरारों से जमीन के अंदर चला जाता है और दशकों तक प्राकृतिक रूप से फिल्टर होता रहता है। इस पूरी यात्रा में पानी को लगभग 30 से 50 साल लग जाते हैं, जिसके बाद वह सिल्फ्रा फिशर में पहुंचता है। पानी की शुद्धता बनाए रखने में इसका तापमान भी बड़ी भूमिका निभाता है। यहाँ पानी का तापमान साल भर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहता है, जिसकी वजह से इसमें शैवाल या गंदगी पनप नहीं पाती। सुरक्षा कारणों से केवल प्रशिक्षित गोताखोरों को ही यहाँ डाइव करने की अनुमति होती है और उन्हें एक तय मार्ग का पालन करना पड़ता है, क्योंकि इस क्षेत्र में कई खतरनाक हिस्से भी मौजूद हैं। सिल्फ्रा फिशर प्रकृति का ऐसा चमत्कार है जहां भूगोल, समय और पानी एक साथ मिलकर इंसान को एक अविश्वसनीय अनुभव देते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको समुद्र और महासागरों की गहराइयों में छिपे ये रहस्य पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए। आपकी यही छोटी सी एक्टिविटी मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।